Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। दोस्तों बता दूं ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। मैं आपको बता दूँ हम अपनी इन क्लासेस के लिए अपने पास रमेश सिंह को फॉलो अप कर रहे हैं। इसके 21 के 21 चैप्टर में आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कराऊंगा। इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वादा है मेरा। अब क्या है कि दोस्तों जब हम इस बुक में ये फाइनेंस कमीशन का ये पॉइंट पढ़ते हैं ना, तो देखो मैं आपको बताता हूँ इस बुक में जो फाइनेंस कमीशन का पॉइंट है वो कहाँ दे रखा है। वो आपको दे रखा है ये रहा, यहाँ पे ये वाला। जब आप इससे रीडिंग लगाओगे ना तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके वर्ड थोड़े से हार्श हैं, मतलब इस वाले पॉइंट को लेकर। तो मैंने क्या किया, इनकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने खुद ने नोट्स बनाए हैं। उस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि मैं पूरी की पूरी बुक जो है ना, ये पूरी बुक आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ही कराऊंगा। 21 के 21 चैप्टर में आपको इन डेप्थ स्टडी के साथ कराऊंगा, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। ये रहे वो नोट्स। तो आज का टॉपिक हमारा फाइनेंस कमीशन को लेकर। तो मैं आपको बताता हूँ फाइनेंस कमीशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपका एक बेस बनाऊंगा, क्योंकि बेस बनाने के बाद आपके लिए जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आसान हो जाती हैं। चलो बेस बनाते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने अपने देश को दोबारा से पटरियों पे लाने के लिए दो कमेटी का गठन किया। एक थी आपकी प्लानिंग कमीशन और एक थी आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखो प्लानिंग कमीशन जो थी वो पूरी सेंट्रलाइज वे में काम करती थी, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे वही माने जाएंगे। जैसे आपका 5 ईयर प्लान हो गया, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स हो गया, एमपीलेट्स मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब ये जो तीनों स्कीम थी ये सेंट्रलाइज बेस पर काम करती थी। अब आप कहोगे सर सेंट्रलाइज बेस का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज बेस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए वो पूरी तरीके से बाइंडिंग होंगे सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। क्या लगता है आपको ये चीज़ सही है? मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बना रही है वो चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन गहराई से देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई 1950 के अंदर, 1952 के अंदर। देखो ये जो प्लानिंग कमीशन है ये 1950 में बनी थी 1950 में, और 1952 में 1952 में नेहरू जी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया और कहा हम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करेंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, यानी इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों का इंटरवेंशन होगा। कहा गया कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करेंगे तो ऐसे में हम लोकल एरियाज को डेवलप करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सब जगहों पर 100% एक्यूरेसी से काम नहीं कर सकता, हमें स्टेट गवर्नमेंट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने डिसेंट्रलाइज पॉलिसी के तहत क्या चलाया? मल्टी लेवल प्लान चलाए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा स्टेट गवर्नमेंट से पैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल से पैसा ब्लॉक लेवल से पैसा लोकल लेवल, और लोकल लेवल से फिर ये लोगों के पास जाता था। अब लेट सपोज कि मैंने कहा कि सन 2022 में जो बजट आया, फाइनेंस बजट आया, उसमें हमने एजुकेशन सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया। तो क्या लगता है आपको कि 20,000 करोड़ सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा, हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब इन 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में पैसा का कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? क्या ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? करने बैठ जाएगी तो फिर प्लान्स कौन बनाएगा? तो ये काम हमने करने के लिए एक अलग कमेटी बना दी और उसका नाम दिया गया फाइनेंस कमीशन। क्या नाम दिया गया? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनमें कितना कैसे एलोकेशन किया जाएगा पैसों का अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फ्रिक्शंस ना आए या एक स्टेट या दूसरी स्टेट में फ्रिक्शंस ना आए। इस बात को इंश्योर करने के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया। बेसिकली इसका जो काम है वो क्या है कि फंड्स को प्रॉपर एलोकेट करना, जिससे हर स्टेट जो है वो अपने आप में क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। बोलो क्लियर है? ये सर हमें बिल्कुल क्लियर है। अब देखो मैंने आपका बेस बना दिया। अब जब आपका बेस बन गया तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब फिर दिक्कत नहीं आएगी। और हम पूरी इकोनॉमिक्स को, पूरी इंडियन इकोनॉमी को इसी तरीके से कराते हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, हमारी प्लेलिस्ट पर जाओ, इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह वाली सीरीज पे आप पूरी की पूरी क्लासेस देखो। इसके बाद आपको कहीं भी इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वादा है मेरा। और साथ के साथ आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स ईजी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। देखो फाइनेंस कमीशन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कानून में प्रावधान होना चाहिए। तो इसके बारे में प्रावधान जो है वो हमारे भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया, वो भी आर्टिकल नंबर 280 के अंदर। और इसे एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाया गया। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है कि ये भारत के संविधान के थ्रू बनाया गया, पार्लियामेंट के थ्रू नहीं बनाया गया, लेकिन इसे वो सारे अधिकार दिए गए हैं जिसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब क्या अधिकार दिए गए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, जो फाइनेंस कमीशन है उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है चलाता कौन है? हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? बेसिकली एक
प्लान बनाते हैं और वो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, काम देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लानिंग जो फाइनेंस कमीशन है ये बेसिकली 1 साल 2 साल 3 साल, ये जनरली 5 साल के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ाया और घटाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द वर्क। ऐसा कंफर्म नहीं है कि 5 ही साल हो, बट हाँ जनरल केस में 5 साल बोला जाता है। बट अगर प्लान ज़्यादा बड़ा है, जो हमारा टारगेट है वो बड़ा है, तो हो सकता है वो 6 साल के लिए भी हो जाए, और अगर टारगेट छोटा है तो हो सकता है 1-2 साल के लिए भी वो निपटा दिया जाए। तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन को कौन एग्जीक्यूट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट करते हैं। अब बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं चलाएंगे, वो तो सिर्फ ऊपर की अथॉरिटी है। चलाने वाले कौन लोग हैं, तो मैं आपको बता दूं चलाने वाले 5 लोग हैं। फाइनेंस कमीशन को चलाने वाले 5 लोग हैं, जिसमें पहला व्यक्ति होता है जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, और उसके अंडर में 4 लोग आते हैं जो काम करते हैं। जो चेयरमैन है और जो 4 मेंबर है ये मिलकर प्लान्स को बनाते हैं, और ये इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और मैं आपको बता दूं इनमें से किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर हमने 5 साल की कोई पॉलिसी बनाई तो ये जो चेयरमैन है और जो 4 मेंबर है ये 5 साल काम करेंगे। अगर इनकी गवर्नमेंट से सही तालमेल नहीं बना तो चेयरमैन को भी हटाया जा सकता है, मेंबर्स को भी हटाया जा सकता है। हो सकता है कि किसी का काम गवर्नमेंट को ज्यादा पसंद आ गया तो अगली बार जो कोई प्लान बना तो उसमें दोबारा से इसको चेयरमैनशिप दे दी गई। मतलब जो इनका कार्यकाल है वो कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो उसको रखना चाहते हैं दोबारा या नहीं रखना चाहते, बीच में ही निकालना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे कि इसी के चलते जो मेंबर्स और चेयरमैन है इनको गवर्नमेंट के साथ हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। बट आपको मैं और चीज़ें बताता हूँ। बात करते हैं जो चेयरमैन और जो 4 मेंबर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन कौन से लोग होते हैं जो इसमें अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है। तो मैं आपको बता दूँ क्वालिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट जो हमारे पार्लियामेंट है उनके द्वारा पहले ही डिसाइड कर दी गई। उन्होंने कहा चेयरमैन जो है वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बोले तो IAS ऑफिसर ये अपॉइंट किए जाते हैं। जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या होगा, किसी न किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, जिससे कि उसे लॉ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, ताकि कभी भी कोई प्लान बनाए तो एटलीस्ट जो लॉ है उनको उनका भी ध्यान रखा जाए। तो इसलिए लीगल एक्सपर्ट के लिए हमने एक मेंबर कोर्ट का ही जज रख दिया, और कौन सी कोर्ट, हाई कोर्ट। दूसरा जो मेंबर होगा उसको फाइनेंस और अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट के। ऐसा नहीं कि आप अकाउंट्स अपनी पढ़ते हो 11th 12th में आप उसकी प्रॉपर नॉलेज हो तो आपको बना दिया जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट के खाते रखने और उनके फाइनेंस से रिलेटेड उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा जो मेंबर होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा पब्लिक के साथ डीलिंग करने का। और चौथा जो मेंबर होगा वो होगा जिसका इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा, उसका स्पेशल फील्ड ऑफ नॉलेज भी क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा। तो ये 4 मेंबर और ये जो चेयरपर्सन है इनके थ्रू क्या किया जाता है, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया जाता है, पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है। अब बात करते हैं इनका काम क्या होता है। देखो काम ये होता है, फाइनेंस कमीशन के पास जो 5 लोग हैं, 5 मेंबर क्या करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर टास्क पे रिकमेंडेशन देते हैं, किसको, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो इनकी रिकमेंडेशन को माने या ना माने। ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट 100% मानेगा और वही अप्लाई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप किसी से सलाह लेते हो तो आप सिर्फ सलाह लेते हो, ना कि उसके द्वारा बोली गई चीज को 100% इंप्लीमेंट करते हैं। कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। सेम गवर्नमेंट वही करती है, सुनती सबकी है लेकिन करती वो अपनी है। अगर उसे अच्छा लगा, आपकी बात तो कुछ अच्छी दमदार है, तो वो आपकी बात को मान लेती है, नहीं तो नहीं मानती है। ठीक उसी तरह से जो फाइनेंस कमीशन है ये सिर्फ रिकमेंडेशन देने का काम करता है, वो भी किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। बात करते हैं ये रिकमेंडेशन किन किन जगहों पर देती है। तो ये रिकमेंडेशन देती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में टैक्स का आदान प्रदान कैसे होगा। अब आपको ये सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, चलो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ, ध्यान से सुना। वो एग्जांपल क्या है, देखो आप जानते हो जो हमारा 2017 है ईयर, उससे पहले हमारे यहाँ पर जो टैक्स का पॉलिसी चलता था वो अलग होता था। 2017 से पहले, यानी अगर मैं बिफोर की बात करूं और 2017 के बाद की बात करूं, तो 2017 से पहले जो हमारा टैक्स इनडायरेक्ट सिस्टम था उसमें आप देख सकते हो, उसमें आपका एक्साइज ड्यूटी नाम का एक टैक्स होता था जिसका रेट अलग होता था। फिर आपका एक कस्टम ड्यूटी नाम का एक टैक्स होता था जिसका रेट अलग होता था, ड्यूटी। और इसके बाद आप देख सकते हो सेल्स टैक्स होता था, है ना, आपने सुना होगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में। और हर स्टेट का अपना अलग अलग टैक्स होता था, यानी 28 स्टेट के 28 रेट होते थे, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। ठीक है, कि इसका जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो सेंट्रल में कितना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट में कितना जाएगा, तो दोनों में बड़ी लड़ाइयाँ चलती थी। इस लड़ाई के निपटारे के लिए हमने क्या किया, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, वन टैक्स वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। जीएसटी के दायरे के अंदर क्या किया गया, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, CGST,
SGST और IGST। आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। जब भी आप कोई बिल क्या बोलूँ, आप कोई शॉपिंग करते हो तो जब आपको बिल मिलता है, टैक्स लगा हुआ, टैक्स इनवॉइस मिलता है, उसमें देखना यही टैक्स लगे होता है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली जो पैसा आया उसमें जो स्टेट का शेयर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, वो CGST में लिखा होता है, जो स्टेट का शेयर होता है वो SGST में लिखा होता है। लेट सपोज आपने 100 रुपए का बिल बनवाया जिसमें 10 रुपए आपने टैक्स के रूप में दी, टोटल पेमेंट आपने 110 की, तो जो 10 रुपए का टैक्स है उसमें 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 5 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, ये लिखा होता है। और अगर आपने किसी दूसरे शहर में माल बेचा है तो उसके इसमें लगता है IGST, जो पूरा 10 रुपए लगता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की अपनी इनर है कि गवर्नमेंट उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगी, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगी। अब बात करते हैं सेंट्रल को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा फाइनेंस कमीशन। कौन डिसाइड करेगा, कौन रिकमेंडेशन देगा, डिसाइड नहीं बोलना चाहिए, रिकमेंडेशन बोलना चाहिए। कौन रिकमेंडेशन देगा, फाइनेंस कमीशन, की सेंट्रल को कितना मिलना चाहिए, स्टेट को कितना मिलना चाहिए। तो आपने देखा 2017 के बाद जब GST आया तो जो चीजें वो सिंप्लीफाई हुई, ये GST का भी रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंस कमीशन ने ही दिया था। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखो कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ये रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब किन किन चीजों की रिकमेंडेशन है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी आपके पास टैक्स आया उस टैक्स में से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, ये रिकमेंडेशन कौन देता है, आपका फाइनेंस कमीशन देता है। ये क्या करता है, ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करवाता है। कहने का मतलब ये है कि जो शहर जिनमें बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, जिनमें जो हिली इलाके होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट रेट बहुत कम होता है, तो उनके लिए फंड्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और जो बीच में रहते हैं जैसे आपका दिल्ली हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, इन जगहों पर दिक्कतें कम आती है, तो यहाँ का फंड थोड़ा कम होना चाहिए। अभी कौन बताएगा, कौन रिकमेंड करेगा, बताओ, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगी, किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तीसरा, ये पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को प्रॉपर फंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसके ऊपर क्या बनाता है, रूल्स को रिकमेंड करने का काम करता है। और साथ में इसके अलावा भी अगर कोई भारत में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज होगी तो उसमें रिकमेंडेशन किसकी दी जाएगी, फाइनेंस कमीशन की दी जाएगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन जो है सिर्फ एक हम उनसे सुझाव मांगते हैं, हम ये नहीं कहते कि जो आपने दिया वो फुल एंड फाइनल है, हम यही मानेंगे। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उनकी बात माने या ना माने। बोलो क्लियर है। चलिए, अब क्या होता है जब फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है तो वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों सदनों में इस चीज को पास करवाता है, लोकसभा और राज्यसभा। जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं वो इसमें देखते हैं कि हाँ भाई ये चीजें सही नहीं है, तो वो चेंज करवाते हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो इस तरीके से फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो चीजें होती हैं वो प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा में पास करवा के ही एप्लीकेबल हो पाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं जो फाइनेंस कमीशन है, ये इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एडवाइजरी फंक्शन है। मैंने आपको बताया था ये सिर्फ एडवाइस करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि जो फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट बना दी वो फुल एंड फाइनल और यही होगा, सिर्फ वो एडवाइस देता है, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है वो उसको माने या ना माने। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है और ये एडवाइजरी नेचर होती है। ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इसको कंप्लीटली मानेगी। बट अब आपको लग रहा है जब इतने बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, 5 मेंबर्स की टीम है जिसमें एक IAS ऑफिसर है, 4 एक कोई जज है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई कुछ है, तो ऐसे 5 लोगों की ईगो हर्ट नहीं हो जाएगी कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जा के चीज़ें देख रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ें करनी चाहिए, बाद में गवर्नमेंट उनके काम को करने से मना कर दे, तो यानी वो फालतू में बैठे पड़े हैं, उनकी ईगो हर्ट होगी। तो यही हुआ जब हमारे 4th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है जिनका नाम है डॉक्टर PV राजमनर, तो ये डॉक्टर PV राजमनर थे, इन्होंने भी यही बात बोली। इन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, देखो गवर्नमेंट को इन्होंने धमकी दी, साफ साफ बोला कि हम लोग पागल नहीं बैठे हैं, हम लोग आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए और आप हमारी रिकमेंडेशन को अपने फायदे के लिए देखते हुए हमारी रिकमेंडेशन नहीं मान रहे हो, तो भाई हमें रखा ही क्यों है, भाई खुद ही कर लो फिर सारे काम, ऐसी दिक्कत है तो हमें बनाएंगे, हम फालतू बैठेंगे क्या। तो ये तो बात बिल्कुल सही की। तो इन्होंने कहा जो फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब भारत के संविधान में रहकर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो पावर्स है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसको जो पावर दी गई है उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। किसने बोला, डॉक्टर PV राजरमन ने बोला। और ये बात बिल्कुल सही, उन्होंने साफ साफ बोला कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ऐसा थोड़ी है कि आप हमारी बातें नहीं मानोगे, हाँ आपको लग रहा है कि हमारे किसी रिपोर्ट में दिक्कत है तो आप हमें बताओ, हम उसको सही करेंगे, बट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि हाँ हम आपकी रिपोर्ट इसलिए नहीं मानेंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग रीजन दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो ये गलत चीज़ है। तो वही इन्होंने बोला कि इन्होंने कहा कि भैया आपको रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी अगर आपको कोई चीज़ नहीं माननी। किसको बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और कहा कि स्ट्रॉन्ग रीजन दो कि आप हमारी रिकमेंडेशन क्यों नहीं मान रहे।
आई बात समझे। और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इनिशिएट लिया था। इसके बाद क्या है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो बेसिकली काम क्या करता है, बेसिकली उसका काम होता है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, यानी कि स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक कड़ी का काम करता है और ये फंड्स को सही तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में मैनेज करने का काम करता है। अब क्या हुआ हमारे पास कि जो प्लानिंग कमीशन है, अब प्लानिंग कमीशन बीच में आड़े आ रहा था इनके। अब आप कहोगे सर प्लानिंग कमीशन क्या होता है? दोस्तों मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ प्लानिंग कमीशन क्या होता है, लास्ट टू लास्ट क्लास में। तो प्लानिंग कमीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब से ये आया ना हमारे पास फाइनेंस कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन की भी ईगो हर्ट होगी। प्लानिंग कमीशन बोला भाई ये काम तो हमारे हैं जो काम तुम कर रहे हो। तो ऐसे में प्लानिंग कमीशन और इनके बीच में ओवरलैपिंग होनी शुरू हो गई। तभी गवर्नमेंट ने 2014 में एक रिपोर्ट जाहिर की और कहा गया कि हम प्लानिंग कमीशन के दायरे को और बढ़ा के इसको चेंज करके नीति आयोग बनाने वाला है। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और तब से नीति आयोग 2015 से एप्लीकेबल हो गया। तो वही लिखा हुआ है इन 2015 प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया एक नई बॉडी जिसका नाम है नीति आयोग। अब नीति आयोग का अलग फंक्शन है, फाइनेंस कमीशन का अलग फंक्शन है। आई बात समझे। और अब देख लो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जीएसटी के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया और जो आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर है उनको खत्म कर दिया गया। अब ये क्या होता है ये आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है। अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछना चाहे प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है, सॉरी प्लानिंग नहीं, फाइनेंस कमीशन, कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? फाइनेंस कमीशन एक ऐसी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देने का काम करती है। वो रिकमेंड करती है कि आप इस तरीके से काम करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सेंट्रल और स्टेट के बीच में पैसों के तालमेल को बनाने का काम करती है, किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा नहीं मिलना चाहिए। और इसके अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो एक होते हैं और 4 अदर मेंबर, इन टोटल 5 लोगों की ये पूरी टीम होती है। बोलो क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। सो आई होप गाइस कि आपको ये जो फाइनेंस कमीशन वाला टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपने जब ये नोट्स में से पढ़ लिया फाइनेंस कमीशन, तो जब आप बुक से अपनी रीडिंग लगाओगे ना, आपके पास कोई भी बुक हो, ऐसी नहीं कि लक्ष्मीकांत नहीं है तो आप उससे नहीं पढ़ सकते, आप उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन चीजें वही मिलेंगी आपको। बट मैंने आपको बेसिक जो था वो पूरा अच्छे से क्लियर करवा दिया। अब जैसे मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो है आपकी रमेश सिंह। तो रमेश सिंह में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका फाइनेंस कमीशन है आप इसको पूरा पढ़ लेना। अब मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे ना तो आपको एक एक लाइन समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं एक एक लाइन क्यों नहीं पढ़ा रहा, सेम चीज अभी मैंने आपको पढ़ाई इस वजह से। और जो ये फाइनेंस कमीशन इसके अंदर बेसिक अमेंडमेंट कब आई थी, 73th और 74th अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। बोलो क्लियर? यस सर, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जैसे आप जानते हो हमारी एक प्रथा है, जब भी हमारा टारगेट कंप्लीट होता है हम उस पर टिक करते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो चलो एक बार हम टिक कर देते हैं कि आज की क्लास के अंदर हमने पता लगा लिया कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन क्या होता है। बेसिकली प्लानिंग कमीशन का मैंने इतना नहीं बताया क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लो, ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा हो, इसी तरह से देखो हम पूरी सीरीज कंप्लीट कराएंगे 21 के 21 चैप्टर। अभी देखो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, हम एक एक करके देखो मैंने लास्ट क्लास में ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो हम यही कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो और हमें इनिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम पूरी सीरीज लेकर आएंगे। प्लेलिस्ट आप बिल्कुल देखते रहना और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स जीए को भी डाउनलोड कर लेना। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार सीरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।